हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। मेरा नाम अनस द्विवेदी है। तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं? मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, ठीक। वो भी किस लेवल की? वो भी डिफेंस लेवल की, ठीक। तो मेरे वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। एंड पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ से चला लेते हैं। क्लासिटी पार्ट 2 है, फिजिक्स का टॉपिक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। प्रतिबल में क्या होता है? विकृत पिंड के प्रति इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर कार्यरत आंतरिक प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। ये प्रतिबल बराबर जो होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसे हम लिख सकते हैं, जो कि पेन चेंज कर लेते हैं। इससे होता है, इसे यस स्ट्रेस बराबर लेते हैं यफ अपॉन ए। इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डायमेंशन जो हो जाएगी न्यूटन की होती है एम एल, t-2 न्यूटन की हो जाती है, उसकी हो जाती है एल स्क्वायर। तो बराबर जो डायमेंशन निकलती है एम एल इनवर्स t-2, ये इसकी डायमेंशन निकलती है। तो प्रतिबल हो गया। प्रतिबल अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबल। अब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। जो प्रतिबल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप होता है? 3 टाइप्स का। इसमें से हम उस 3 टाइप्स में से हम बात करेंगे सबसे पहले अभिलंब प्रतिबल। किसकी बात करेंगे? अभिलंब प्रतिबल की। जब हम अभिलंब प्रतिबल की बात करेंगे तो अभिलंब प्रतिबल होता क्या है? जब आरोपित बल सतह के लंबवत, जैसे हमने ये बल आरोपित किया और इसकी सतह के लंबवत, ये बल लंबवत लग रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल। अब अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो भी अब क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल के प्रकार हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है। जब यहाँ देखते हैं, या सिर्फ ठोसों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? सॉलिड में, या सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है, ठीक। जब वस्तु की लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई में से कोई एक विमा अन्य दो में से अधिक हो, तब उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बाद हम शुरू करते हैं। क्या होता है? तनन क्या होता है? तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल इसे लिख सकते हैं। तनन प्रतिबल क्या होता है, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? वस्तु की लंबाई में विरूपक बल के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल कहलाता है। जैसे अभी हम एक यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से हम तनन प्रतिबल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से तनन प्रतिबल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई है, ठीक। ये कोई यहाँ से ये बन गया, ठीक। ये मान लो यहाँ तक हो गई। अब इसकी हमने ये यहाँ से ऐसे करके हमने ये बढ़ा दी, ठीक। ये इसकी लंबाई होगा। यहाँ से हमने बल लगा, इधर बल लगाया, इधर बल लगाया, हमने इतनी बढ़ा दी। कितनी? इतनी लंबाई हमने बढ़ा दी। ये हो गई। तो इसमें लंबाई ये बढ़ गई ना। अब इसको हम यदि हम इसी को यदि हम यहाँ से इसे बना के यदि हम इसको यहाँ पे ले आए, एक इधर बल लगा के तो ये जो इतनी है वो इतनी दब गई, ठीक। तो हो गया। ये क्या होता है? तनन प्रतिबल होता है। अब आगे बात कर लेते हैं संपीड़न प्रतिबल क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? तो हम बात करते हैं संपीड़न प्रतिबल की बात करते हैं। संपीड़न प्रतिबल होता क्या है? संपीड़न प्रतिबल जो होता है विरूपक बल के कारण लंबाई में कमी होने पर, विरूपक बल के कारण लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न प्रतिबल संपीड़क प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पन्न प्रतिबल संपीड़क कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, ठीक। तो अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल, हमने एक यहाँ से इसे बनाई, इसी की इसकी लंबाई हो गई, मान लो एक्स हो गई, एक्स इसकी लंबाई है, हमने इतना कम कर दिया। ये डेल एक्स कम हो गई, मान लिया। तो ये लंबाई कितनी बची? एल एक्स माइनस डेल एक्स, ठीक। ये इतनी कम हो गई, डेल एक्स जो होती है वो इतनी कम हो गई, ठीक। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिबल क्या होता है। क्या होता है? आयतन प्रतिबल क्या होता है? तो आयतन प्रतिबल होता क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। तरलों में सिर्फ आयतन प्रतिबल पाया जाता है, ठीक है। तरलों में जैसे मतलब ये द्रव हो गया, लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड जो होता है, लिक्विड में सिर्फ क्या पाया जाता है? आयतन प्रतिबल पाया जाता है, ठीक है। यह वस्तु के आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन करता है, आकृति में नहीं, ठीक। जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, हमने ये यहाँ पे एक बना दिया, ठीक। ये बन गया। अब यहाँ से हम इसका एक दूसरा ले लेते हैं। ये हमने एक दूसरा ले लिया, ठीक। दूसरा ले लिया हमने। जब ये दूसरा ले लिया तो पहले मैंने यहाँ से लगाया, मैंने चारों दिशाओं से समान बल लगाया, ठीक। जब मैंने चारों दिशाओं से समान बल लगाया तो ये दब के कितना आ गया? ये दब के इतना छोटा बन गया, ठीक। तो इसकी आकृति जो होती है, आकृति तो गोला ही रही ना। ये छोटा क्या? जब चारों दिशाओं से समान बल लगे तो इसकी आकृति चेंज नहीं होगी, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आयतन जो वो होता है वो एक समान होता है। गोला तो गोला ही रहेगा ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आज कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपरूपण अथवा स्पर्शरेखीय प्रतिबल क्या होता है, शियर अथवा टेंजेंटियल स्ट्रेस क्या होता है क्या, जिससे हम अपनी भाषा में बताते हैं जब प्रतिबल वस्तु की सतह के समांतर
या स्पर्शी होता है तो उस पर अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसे हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, यदि विरूपक बल लगाने पर किसी ठोस की विभिन्न सतहों के मध्य सापेक्षिक विस्थापन होता है तो उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण अथवा स्पर्श रेखी प्रतिबल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? स्पर्श रेखी प्रतिबल कहलाता है। सापेक्षिक विस्थापन होता है। कितना क्या होता है? सापेक्षिक विस्थापन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट यहाँ से ले लेंगे, ये नोट पॉइंट ले लेंगे। ठीक ठीक, इन पर विरूपक बल किसी की एक सतह पर स्पर्श एक ही दिशा में लगता है। एक स्पर्श रेखी क्या लगता है? ये जैसे मान लिया हमने, रुकिए हटा देते हैं। जैसे हमने मान लिया हमने ये एक आकृति बना दी। अब हम इस आकृति में क्या करते हैं? यहाँ से बल लगाते हैं। हमने यहाँ से स्पर्श रेखी दिशा में हमने बल लगाया। जब हमने ये बल लगाया तो ये जो आकृति है, ये आकृति कुछ ऐसी आकृति बनी गई। ठीक है, ये स्पर्श रेखी दिशा लगा तो ये क्या करता है? ये सिर्फ उसकी आकृति एवं आकार को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, या वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है तो आयतन अपरिवर्तित करता है। आयतन में कोई परिवर्तन होता है लेकिन आकृति बदल जाती है। आगे चलते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विकृति। अब विकृति क्या होती है? विकृति की आगे देख लें। विकृति क्या होती है? विकृति देखते हैं, वस्तु की एक विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। जैसे ये स्ट्रेन बराबर जो होता है, ये होता है, जैसे मान लिया हमने जैसे मान लिया इसकी लंबाई L है। क्या है? इसकी लंबाई L है। ठीक, अब यहीं से हमने इसकी लंबाई बढ़ाकर इतनी कर दी, इसमें क्या परिवर्तन हो गया? इसमें डेल L का परिवर्तन हो गया। तो ये होती है L-L कितनी होती है? L-L होती है। ठीक, इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम डेल L लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से जब आगे चलते हैं, जैसे हमने लिया लंबाई पे, किस में ले लेते हैं? हम ले लेते हैं लंबाई पे। जब इसकी लंबाई पे लेंगे तो लंबाई पे स्ट्रेन बराबर होता है डेल L/L। वॉल्यूम पे ले लेते हैं, आयतन पे ले लेंगे तो ये बराबर निकलेगा डेल V/V। ठीक, ये यहाँ से क्या बन जाएगा? ये यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये विकृति जो होती है, आगे चलते हैं। ये विकृति जो होती है, विकृति जो होती है, ये होती है 3 प्रकार की। ये विकृति जो होती है 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है? विकृति कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। ठीक, तो आगे हम एक करके आगे विकृति की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक, रेखी विकृति क्या होती है? ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? रेखी विकृति क्या होती है? लीनियर स्ट्रेन। ये जो होता है लंबाई में होने वाले कमी और वास्तविक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। इसे हम यस बराबर लिख सकते हैं डेल L/। चलिए, ये हो गई लंबाई में। आयतन विकृति क्या होती है? वॉल्यूम, जिसमें ये होती है यस बराबर होती है डेल आयतन में होने वाले परिवर्तन अपान वास्तविक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। ये क्या होता है? यदि विरूपक बल केवल आयतन में परिवर्तन करे तो उत्पन्न विकृति क्या होती है? आयतन विकृति होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पर्श रेखी विकृति। स्पर्श रेखी विकृति क्या होती है? शेयरिंग होती है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसको भी। अब स्पर्श रेखी विकृति क्या होती है? ठीक है, यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति परिवर्तित कर दे तो उत्पन्न विकृति क्या होती है? स्पर्श रेखी विकृति होती है। जैसे हमने बना लिया, क्या बना लिया? हमने ये बना लिया। अब इसकी हमने ये बना लिया, इसकी जैसे हमने ये बना लिया, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा, जब लगा के परिवर्तन, इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया ना, ये परिवर्तन हो गया, इसकी आकृति परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखी विकृति हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम किसकी बात करते हैं? हुक का नियम अथवा प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो ये जो होता है, ये प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति। किसके होता है? प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति होता है। ठीक है, यहाँ से जब बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, ये जो होता है प्रतिबल अनुक्रमानुपाती किसके होता है? विकृति। ठीक, तो जब प्रतिबल को हम यहाँ से इस लिख सकते हैं और E इंटू स्ट्रेन। ठीक, ये स्ट्रेस हो जाएगी। तो यहाँ से जब स्ट्रेन बराबर होता है, यहाँ से निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकल आएगा यहाँ से, जहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक। स्ट्रेन का 9 मात्रक 9 डायमेंशन इसकी होती है। स्ट्रेस की जो होती है F अपॉन A। इसे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वही डायमेंशन आ जाएगी, L इनवर्स V माइनस हो जाएगी। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति का होता है समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। वही जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है,
ई का मान पिंड के पदार्थ की प्रकृति तथा उसके विकृत करने की विधा पर निर्भर करता है। ठीक, ई का मान पिंड के ताप पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट ये आया पेपर में। ठीक, ई का मान पिंड की विमाओं जैसे लंबाई आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आगे चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस यंग्स मॉडुलस का इसे मॉडुलस प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल तथा विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये होता है y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक, इसकी तो अब यहाँ से हटा देते हैं इसको। ये जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, इसकी तो डायमेंशन में कुछ होती नहीं, ये होता है स्ट्रेस पर एफ अपन, तो ये हो जाएगा y बराबर एफ अपन एल अपन एल। ठीक, जब इतनी ये हो जाएगी, इतनी निकल आएगी, तो अब यहाँ से एक अब यहाँ निकालेंगे तो y बराबर एफ अपन ए इंटू एल निकल आएगी। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा कैपिटल एल हो जाएगा। तो यहाँ से जब सीधे यहाँ निकालेंगे ए बराबर क्या रख देंगे? ए बराबर रख देंगे पाई स्क्वायर, तो y बराबर निकलेगा एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, ये ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है? ये फॉर सॉलिड के लिए वैलिड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तार को खींचने में किया गया कार्य क्या होता है। तार को खींचने में किया गया कार्य क्या होता है? किसी तार को खींचने में आंतरिक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है या कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अथवा विकृत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया कार्य की डिवीजन। आगे डिवीजन आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं नोट। अतः लंबाई में यल वृद्धि करने पर किया गया कुल कार्य। अब हम कार्य निकाल लेते हैं। हम चलिए दोस्तों शुरुआत का निकाला गया कार्य निकालते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने ये एक मान लिया हमने इतनी लंबाई थी, आज हम निकालते हैं तो निकलते हैं डब्ल्यू बराबर निकलेगा क्या होता है? 0 से एल ले लेंगे, डी ओमेगा ले लेंगे। ठीक, डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये क्या होता है? किया गया कार्य होता है। ठीक, यहाँ से डब्ल्यू बराबर होता है 0 टू एल ले लेंगे लिमिट, ये तो यह अब डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी एक्स विस्थापन हुआ, इतना ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? y बराबर ए एक्स अपॉन एल निकलेगा इंटू डी एक्स। अब पूछोगे ये आया कहाँ से? तो अभी हमने यंग मॉडुलस का फार्मूला था एफ एल अपॉन होता है ए। अब ये छोटा वाला एल को हमने एक्स लिख दिया क्योंकि हमें ये एक्स के पदों में निकालना था। अब यहाँ से एफ का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ से डब्ल्यू बराबर जो निकालेंगे वाई ए अपॉन एल बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रखेंगे? तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब ये 0 से एल हो जाएगा, तो यहाँ से जब निकालेंगे डब्ल्यू बराबर निकलेगा वाई ए एल। अब इसको जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1/2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, प्लस की जगह एल स्क्वायर हो जाएगा, 0 की जगह 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा। इतना हो गया, तो यहाँ से निकलेगा डब्ल्यू बराबर निकलेगा 1/2 वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। ठीक, अब हम यहाँ से चूँकि यहाँ से हम क्या करेंगे तो डब्ल्यू बराबर 1/2 बाहर कर लें, वाई ए एक एल अपॉन कैपिटल एल बाहर कर लेंगे, आई इंटू एल बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? यही तो अभी हमने ये रखा था, हमने ये रखा था, तो डब्ल्यू बराबर निकलेगा 1/2 एफ इंटू एल। कुछ याद हो या याद ना हो, लेकिन ये फार्मूला याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये जरूर याद होना चाहिए, बाकी वो तो हमने आपके लिए बताया था। ठीक, आगे चलते हैं। अब प्रत्यास्थता देख लेते हैं। सॉरी ठीक है, प्रत्यास्थता स्थिरांकों y के ईटा तथा सिग्मा में संबंध, रिलेशन बिटवीन y के एन सिग्मा। प्रत्यास्थता गुणांक 3 y के एन है, जबकि प्रत्यास्थता स्थिरांक y के एन ईटा एंड सिग्मा 4 है। पायसन का सिग्मा प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, क्योंकि यह दो विकृतियों का अनुपात है, ना कि प्रतिबल और विकृतियों का। ठीक है, आगे समझ में आगे चलते हैं। तो यहाँ से जब देखते हैं तो ये क्या निकलता है? y बराबर होता है 9 के एन 3 के प्लस ईटा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार की 2019 के एयरफोर्स की एग्जाम में ये सवाल आया था। ठीक, अब सिग्मा के पदों में देख लेते हैं क्या होता है। सिग्मा बराबर होता है 3k - 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से एक चीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? दृढ़ता गुणांक। किसकी बात करते हैं? दृढ़ता गुणांक की बात कर लेते हैं।
तो क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रत्यास्थ का फॉर्मूला देते हैं पहले स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक, बटे स्पर्श रेखीय विकृति, ठीक है। ठीक है, ये कहता है प्रत्यास्थता की सीमा में स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा स्पर्श रेखीय विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक ईटा कहते हैं, ठीक। ये आपको कुछ नहीं क्या, आप देख लेते हैं पॉइसन अनुपात क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइसन अनुपात क्या होता है, ठीक। पॉइसन अनुपात क्या होता है, ठीक। पार्श्विक विकृति सिग्मा बराबर होता है रुको सिग्मा बराबर जो होता है पॉइसन अनुपात, सिग्मा बराबर होता है पार्श्विक विकृति बटे अंतर विकृति। इसका जो मान होता है 0.5 से लेकर इसका जो मान होता है 1 से लेकर -1 से लेकर सिग्मा 0.5 के बीच बताया रखेगा। तो आज तो चलते हैं दोस्तों, रुकिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, इलेक्ट्रिसिटी नामक टॉपिक समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। जिसमें तो जिसको क्लास पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ठीक। यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।